हेलो बच्चे लोग, वापस योर देसी गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सब कुछ देख लिया है जो हमें देखना चाहिए था, है ना। एंड आई होप कि आप सभी ने एकदम पूरे होशो हवास में चीजों पर ध्यान दिया हो, राइट। इस वीडियो में हम लोग एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं अब पूरे चैप्टर, वन शॉट, राइट। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से देखेंगे लेकिन थोड़ा स्पीड में देखेंगे, राइट। अब क्या है ना कि तुम लोगों के जनरेशन को चीजें फास्ट चाहिए होती है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी लगभग लगभग आप ही के जनरेशन को बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक ही बार में पूरा चैप्टर देखेंगे। पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा क्यों, इतने समझदार तो वो ही, राइट। तो बस चीजों को समझते जाना। आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज जाओ उन सबको देख लो, राइट। चीजें बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। सिर्फ यही एक कारण है, इसीलिए बोल रहा हूँ, राइट। अब इसमें क्या है ना कि ये उन बच्चों के लिए है, वैसे बच्चों के लिए है जो पहले से उन्होंने चीजें पढ़ रखी है, सब कुछ उनके दिमाग में सेट है, बस फटक फटक रिवाइज करना है, राइट। तो क्लास 10th के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो एकदम रिवीजन के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो एकदम होशो हवास में, बिना किसी नशीले पदार्थ के सेवन के एकदम अच्छे से सुनेंगे, राइट। हम लोग इस चैप्टर में एकदम रिवीजन करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर। चलो, द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है और हम लोग कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जो केमिकल इक्वेशंस है या रिएक्शंस है, पहले हम लोग रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। रिएक्शन समझने के लिए हमें एक चीज की समझ होनी चाहिए, वो होता है केमिकल चेंज, ठीक है ना। क्या होता है? केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज होता है तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि एक फिजिकल चेंज भी होता है, राइट। दोनों के बीच का अंतर समझ में आ रहा हो तो और बहुत अच्छी बात है, राइट। फिजिकल चेंज वैसे चेंजेज हैं जो कि बड़े आराम से रिवर्सिबल है और उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होता है, सिर्फ मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलता है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उसका साइज बदल सकता है, हो सकता है बाहरी अपीयरेंस बदल जाए, ठीक है। उसका वॉल्यूम बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, पर वो सब बड़े आराम से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। उसके मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आ जाएगा, मतलब कोई नया टाइप का मटेरियल नहीं बन जाएगा, ठीक है। मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको फाड़ दिया, तो क्या हुआ? कागज ही रहा ना भाई, ठीक है, फट गया, साइज छोटा हो गया, है तो कागज ही, राइट। मैंने पानी लिया, उसे गर्म कर दिया, वाटर वेपर बन गया, ठीक है। उसका एक मॉलिक्यूल अगर निकाल कर देखोगे ना तो उसमें उसका भी फॉर्मूला H2O ही मिलेगा, और जो पहले जो पानी था उसका अगर एक मॉलिक्यूल निकाल के देखोगे तो उसमें भी तुमको H2O ही दिखेगा, राइट। तो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन तो चेंज हुआ नहीं, पानी अभी भी पानी है, बस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। सो इट्स अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज ऑन द अदर हैंड, इसमें नए मटेरियल्स का ही फॉर्मेशन होता है, नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज कर जाता है, ठीक है। मैंने लिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। क्या क्या लिया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस यानी H2, ऑक्सीजन गैस यानी O2, दोनों को रिएक्ट करवाया, मिला पानी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को देखेंगे तो उसमें मिलेगा दो हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन गैस को देखेंगे तो उसमें मिलेगा दो ऑक्सीजन एटम, वाटर को देखेंगे तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा। तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया ना, एक नया कंपाउंड ही बन गया है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। और इसी केमिकल चेंजेस को हम लोग पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए जिस फॉर्म का यूज करते हैं या जिस टर्म का यूज करते हैं वो होता है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल चेंज को अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें तो किसी टर्म में तो करेंगे ना, तो वही उसका थोड़ा टेक्निकल टर्म केमिकल रिएक्शंस है। तो टेक्निकली केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट एक ही बात है, राइट। आ गई बात समझ में? केमिकल चेंज क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है? जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, राइट। अ न्यू सब्सटेंस is formed, yeah, more than one substance can also be formed, obviously,
ठीक है। पर अब सवाल उठता है कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? कुछ तो तरीका होगा। अब H2 और O2 को रिएक्ट करवाया, राइट, H2 और O2 को रिएक्ट करवाया, हमें मिला H2O, पानी मिला, राइट। ठीक है, हो गया केमिकल रिएक्शन। पर हम लोग कैसे बताएंगे कि पानी मिला है? पानी तो चलो हम लोग को समझ में आ जाएगा, हम ये कैसे बताएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही रिएक्शन से वाटर बना है? ठीक है, हमें वो रिएक्ट करता हुआ तो दिखेगा नहीं, हमें तो दिखेगा नहीं कि H2 मॉलिक्यूल दो एटम्स में टूट रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी दो एटम्स में टूट रहा है और फिर वो रिएक्ट कर रहा है, ये सब तो दिखने नहीं वाला है। तो कैसे बताएंगे कि रिएक्शन हुआ है, राइट? कुछ तो होना चाहिए ना। तो भाई किसी भी चीज को समझने के लिए हमारे पास 5 ही सेंस ऑर्गन्स दिए हैं भगवान ने, छठा तो है नहीं, राइट। एंड आई होप आप सभी के पास हो पांचों, राइट, सबके पास है ना 5 सेंस ऑर्गन्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में जाता है या हमारे ब्रेन के पास जाता है वो इन्हीं 5 के थ्रू जा रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ भी इन्हीं 5 को यूज करेंगे, है ना। जो भी रिएक्शंस है उसमें कुछ तो दिखेगा ना कि कुछ तो चेंज हुआ है, राइट। अब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, मान लिया कि उसमें एक नया सब्सटेंस बना जिसका कलर कुछ और ही था पहले के मुकाबले, राइट। तो हम लोग को इतना तो दिखा ना भाई कि एक नया चीज कुछ तो बना है, राइट, नए कलर का चीज बना है, तो देख कर बता सकते हैं ना, राइट। अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम लोग बोल सकते हैं कि शायद कुछ नहीं हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ, हो सकता है हुआ भी हो, राइट। पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि कलर चेंज हुआ है, हमें ये नहीं दिख रहा है कि क्या बन गया है, हम लोग उसका फॉर्मूला थोड़ी दिखेगा उसमें, राइट। तो यूजिंग आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, कुछ चीजें जो कि बाहर से ही हमें देखकर या टच करके सुन करके कैसे भी समझ में आ जाए, हम लोग उन फैक्टर्स को यूज करेंगे बताने के लिए कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसे फैक्टर्स कौन कौन है? नंबर 1, चेंज इन स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं रिएक्शन करवाऊं NH3, NH3 क्या है? अमोनिया। अभी तक जिसने भी वीडियो देखा होगा उसको अगर पहले नहीं भी आता होगा तो अभी तक पता होगा, अब नहीं पता है तो अब पता कर लो भाई, दिस इज कॉल्ड अमोनिया गैस, राइट। अमोनिया जब रिएक्ट करता है किसके साथ? HCl के साथ, तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड, राइट, सॉलिड स्टेट में, राइट। इसके हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, अमोनिया गैस है, गैस, HCl का भी गैसियस फॉर्म ही लेते हैं, और हमें मिलता क्या है? अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड क्रिस्टल्स। तो हमें क्या दिखेगा कि अरे कुछ तो लिया था जो गैसियस था, राइट, और कुछ बना जो सॉलिड था, तो चेंज हुआ ना, देखने में ही हमें पता चल जाएगा कि अरे कुछ तो नया बन गया है, राइट, जो कि पहले नहीं था। तो हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुआ है, राइट, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, दूसरा होता है चेंज इन कलर। कलर भी चेंज कर सकता है, अगर हमें कलर चेंज होता हुआ दिखे तो इट कैन बी एन इंडिकेशन कि कुछ तो नया बना है। जैसे एक सब्सटेंस होता है कॉल्ड ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, राइट, ब्लू विट्रियोल, CuSO4, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग उसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन आयरन के साथ करवा दूं, Fe फॉर आयरन, तो एक नया सब्सटेंस बनता है FeSO4, राइट, जिसे हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल। ये ग्रीन विट्रियोल लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिस इज रिटन ग्रीन विट्रियोल, राइट। FeSO4 होता क्या है, ये जो आयरन का एटम है ये कॉपर के एटम को डिस्प्लेस कर देता है, उसके जगह पर खुद जाकर बैठ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? जो आयरन है मेरे भाई ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, अगर मेटल्स की कभी रिएक्टिविटी सीरीज देखी हो तो उसमें आयरन कॉपर के ऊपर आता है, ठीक है। तो आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, आयरन जाएगा इसको मारकर भगा देगा, ठीक है। कॉपर क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं, वो अकेला अलग हो जाएगा, तो साथ में हमें मिल जाएगा कॉपर मेटल, राइट। तो क्या हुआ, हमने लिया क्या था? ब्लू कलर सोल्यूशन लिया, मिला क्या? ग्रीन कलर का सोल्यूशन। चेंज इन कलर हुआ ना, देखते ही हम लोग बोलेंगे कि कुछ तो बदला है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये चेंज इन कलर का एग्जांपल, ग्रीन विट्रियोल चेंजेस टू, सॉरी, ब्लू विट्रियोल चेंजेस टू ग्रीन विट्रियोल।
राइट, कॉपर सल्फेट चेंजेस टू फेरस सल्फेट। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी गैस हुआ, वो हाइड्रोजन गैस हो सकता है, ऑक्सीजन गैस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कोई सा भी गैस होगा, रिएक्शन होगा, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा और वो गैस इवॉल्व होगा, रिलीज होगा। इवॉल्व होने का मतलब रिलीज होना, सॉरी, गैस है ना, वो तो इवॉल्व होगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, तो पहले क्या था कि हमने रिएक्टेंट पे तो कुछ गैस वैसा लिया नहीं था, राइट, लेकिन एक दूसरा गैस हमें बनता हुआ या रिलीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगेन इट विल इंडिकेट कि कुछ तो चेंज हुआ है। इसके एग्जांपल्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, राइट, तो उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन गैस। सिर्फ हाइड्रोजन बोले तो H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। अब कोई सा भी मेटल और कोई सा भी एसिड मत ले, ठीक है, आपको एक ऐसा मेटल लेना है जो कि उस एसिड से रिएक्ट करता हो। कई मेटल कई एसिड से रिएक्ट नहीं करते इन नॉर्मल कंडीशंस, राइट, तो जो रिएक्ट करेगा उसी को लेना भाई, कॉमन सेंस। तो मेटल में आप ले लो लेट्स से आयरन, और एसिड में ले लो लेट्स से H2SO4। क्या हो जाएगा, बन जाएगा FeSO4 और साथ में मिलेगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। सिंस गैसेज ऊपर की ओर मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं, हम लोग इन्हें दर्शाने के लिए अपवर्ड एरो भी यूज कर सकते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मेटल का सॉल्ट बना और वो बना हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। पर भैया पता कैसे करोगे कि हाइड्रोजन गैस बना है, दिखेगा तो है नहीं हाइड्रोजन गैस, ऐसा चिल्लाता हुआ तो जाएगा नहीं कि हाँ मैं हाइड्रोजन गैस हूँ, राइट। हाउ विल यू नो कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुआ है। तो इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट आता है, कुछ नहीं, एक माचिस जलाएंगे, ठीक है, और उससे फिर सिगरेट जलाएंगे, नहीं, सिर्फ माचिस जलाएंगे और वहां पर लेकर जाएंगे जहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, राइट, जैसे कभी सुनते होगे तुम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल, राइट, या फ्यूचर में हम लोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जलेगा तभी तो फ्यूल की तरह यूज हो रहा है। तो हाइड्रोजन नॉर्मली बहुत इन्फ्लेमेबल होता है, जैसे ही हम लोग माचिस लेकर जाएंगे, वो जलता हुआ चीज, ठीक है, वो हाइड्रोजन इमीडिएटली जलेगा और वो एक पॉप साउंड के साथ जलता है। ठीक है, ऐसा फट या ऐसा कुछ तो आवाज निकलेगा पॉप टाइप का, जिसके साथ वो बर्न करेगा। तो ये जो पॉप साउंड आया ना, ये यही बताएगा कि ये जो गैस आपने अभी अभी जलाया है ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे अलग अलग गैसेस का अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वो मिल्की वाइट अपीयरेंस जो आता है, ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जब हम लोग ब्लो करते हैं लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट से मिल्की वाइट हो जाता है। ये मिल्की वाइट होना क्या इंडिकेट करता है कि जो गैस आपने ब्लो किया था ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड था। तो अलग अलग गैसेस के अलग अलग टेस्ट होते हैं। हाइड्रोजन का वो पॉप साउंड वाला टेस्ट है। ठीक है, तो क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, ये भी ये बता रहा है कि कुछ तो रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलो और क्या हो सकता है, कुछ तो तुम खुद से भी सोच पा ही रहे होगे, राइट, ऐसा तो है नहीं कि आप को कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो यार, जो गैसेस होते हैं वो ऊपर की ओर मूव करते हैं, प्रेसिपिटेट उसको बोलते हैं जो नीचे की ओर मूव करे। जैसे नीचे की ओर मूव नहीं करे, मतलब नीचे से सेटल डाउन हो जाए। जैसे पानी लिया और उसमें मिला दिया सैंड, ठीक है, 5 मिनट तक चम्मच से उसको घोलते रहे घोलते रहे घोलते रहे, तो क्या वो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, कभी घुल जाए तो चमत्कार ही हो जाएगा, राइट, तो वो घुलेगा तो है नहीं, तो हम लोग घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे घोलते रहेंगे, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर जैसे ही उसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, वो सैंड वापस से नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो जो सेटल डाउन किया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट होना। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग प्रेसिपिटेट बनने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि शायद उस वाटर में जिस कंटेनर में जहां पे रिएक्शन हो रहा है उसमें जो वाटर है उसमें इनसोल्यूबल हो, तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा और वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट बनना, एक नया प्रोडक्ट बना है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं, या जब गैसेस को
हम लोग अपवर्ड एरो से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको डाउनवर्ड एरो से भी तो डिनोट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर तुम बैरियम क्लोराइड को तो पहचानते हो ना, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को रिएक्ट करवाओगे तो इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसने भी वीडियोस पहले से देख रखे हैं उसको तो पता होगा, जिसको नहीं पता होगा इसी में आगे देख लेंगे फटाक से। तो बनता है बैरियम सल्फेट और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो वाटर सल्यूबल होगा, वो अपना घुल जाएगा, उससे हमें फिलहाल कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब है इससे BaSO4। ये व्हाइट फ्लेकी प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है? व्हाइट फ्लेकी प्रेसिपिटेट। जैसे ही रिएक्शन करवाओगे ना तो इमीडिएटली दिखेगा कि कुछ तो उजला उजला ग्रैन्यूल्स टाइप का बन गया है और वो नीचे कुछ समय में सेटल डाउन कर जाएगा, वो बैरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये भी क्या बताएगा कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक होता है जो कि इन चार के बाद है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि इनमें से सारे के सारे हर रिएक्शंस में हो ही, ठीक है, ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई एक ही मिले, कोई हो सकता है दो मिले, हो सकता है सब मिले, राइट। लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सब मिलेगा। हमें बस एक इंडिकेटर चाहिए, हमें बस एक इशारा चाहिए कि कुछ तो बदला है, कुछ तो चेंज हुआ है, कोई नए मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ है। तो कोई सा भी मिल जाएगा तो हम लोग बोल देंगे वो ये बात, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि इनमें से कोई सा भी देखने को ना मिले, जो कि बहुत रेयर हैपनिंग होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, राइट। ये क्या होता है? वैसे तो टेम्परेचर का चेंज ही होगा ऑब्वियसली, इतना तो समझ ही गए होंगे। देखो, जब रिएक्शन होता है ना तो कभी कभी हीट रिलीज होती है और कभी कभी हमें हीट देना पड़ता है। कभी कभी रिएक्शन हमें हीट दे देता है, कभी कभी रिएक्शन को हीट चाहिए होता है तो हमें उसे हीट देना पड़ता है। तो जब रिएक्शन हीट दे, यानी कि हमें हीट मिले, बाहर निकले, रिलीज हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो का मतलब बाहर, थर्म का मतलब हीट। तो जब हीट बाहर आएगा तो एक्जोथर्मिक, अंदर जाएगा तो एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर का जो चेंज होता है ना, ये भी कभी कभी इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हुआ है। जैसे कोई सा भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पहचानते हो, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। सारे के सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब हीट निकलता है। मेटल्स नॉन मेटल्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आयरन है, आयरन पे ठंडा पानी डालेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। गर्म पानी डालेंगे तब भी रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम डालेंगे तब जाकर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टीम दे रहे हैं मतलब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हैं, हमें हम हीट दे रहे हैं, तब जाकर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि अब जैसे एक रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग स्लेकेट लाइम के भी नाम से जानते हैं, और वाटर के बीच में, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? स्लेकेट लाइम है, इसका नाम स्लेकेट लाइम है। क्या है? स्लेकेट लाइम। चूना समझते हो? चूना, पत्थर। लोग जब खैनी खाते हैं ना तो खैनी के साथ एक उजला कलर का पाउडर मिक्स करते हैं, दैट इज चूना। पहले जो व्हाइट वॉशिंग होता था बिल्डिंग्स का, पहले उसमें यही यूज होता था। अब तो उतना यूज नहीं होता है व्हाइट वॉशिंग, तो शायद तुम लोगों ने देखा भी नहीं हो, बट चूना समझ ही गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ। तो दैट इज स्लेकेट लाइम, CaO। जब ये पानी में हम लोग मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। फिर उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जैसे ये रिएक्शन होता है ना, खूब सारा हीट निकलता है, मतलब इतना हीट निकलता है कि वो पानी ना बॉइल करने लगता है, खौलने लगता है। तो जब तुम ये रिएक्शन करवाओगे तो चेक करने के लिए तुम्हें हाथ डाल के देखने की जरूरत नहीं है, वो बाहर से ही दिख जाए, राइट। लेकिन कभी कभी अगर बाहर से इतना अपैरेंट नहीं हो, अगर टेम्परेचर चेंज उतना ज्यादा नहीं हो, तो हम लोग फिर टच करके ऑब्जर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर टच करने पे टेम्परेचर पहले से ज्यादा है, कंटेनर गर्म हो चुका है, तो मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक होता तो कंटेनर पहले के मुकाबले थोड़ा ठंडा हो जाता, ठीक है, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया हो, राइट। कभी कभी लाइट का भी इमिशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का जो रिबन का बर्निंग का रिएक्शन पड़ा होगा,
मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, पढ़े हो ना, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको पहले सैंड पेपर से साफ करते हैं ताकि उसके ऊपर का ऑक्साइड का लेयर हट जाए, और फिर उसको जलाते हैं। तो जलने पर क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये चीज जब होता है तो एक डैजलिंग फ्लेम निकलता है, ठीक है, बहुत शाइनी फ्लेम निकलता है। तो शाइनी फ्लेम निकल रहा है मतलब लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो लाइट क्या है, एनर्जी ही तो है यार, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सब एनर्जी है। तो हीट निकल रहा है, कभी कभी ये लाइट भी के साथ निकल सकता है, ठीक है, क्लियर। ये सारे क्या है, ये सारे इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है बाहर से देख के। इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या रिएक्शन हुआ है और क्या बना है, हमें बस ये पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है कैसे हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल जो रिएक्शंस है ना, उसी का जो एक्सप्रेसिबल फॉर्म है, मतलब हम लोग उसको जिस तरीके से लिख के एक्सप्रेस कर सके, वो होता है केमिकल इक्वेशन। मतलब मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट किया, वाटर बनाया, ठीक है, पर अगर मुझे इसको अच्छे से समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा, क्या पूरा लिखूंगा कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स वाटर? नहीं ना, ये उतना यूजफुल भी नहीं है, इसे कुछ खास पता भी नहीं चल रहा है। तो हम लोग इसे एक्सप्रेस करने के लिए जिस फॉर्म का यूज करेंगे वो होता है केमिकल इक्वेशन। हम लोग इसे लिखेंगे सिंबल्स के फॉर्म में, H2, राइट। पूरा हाइड्रोजन गैस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ H2 लिखने से काम हो जाए, प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो ये जो चीज लिखा ये हुआ केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस देखे ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सुन रहे हो। तो ये केमिकल इक्वेशन है। क्या है केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन का एक्सप्रेसिबल फॉर्म, जिस फॉर्म में, जिस रूप में हम उसे एक्सप्रेस कर सके, प्रदर्शित कर सके, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये रिएक्शन इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं है, हमें इसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट क्यों नहीं है? देखो, इक्वेशन लिखने का हमारा मकसद है कि हम इससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल सके उस केमिकल रिएक्शन के बारे में, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके पॉसिबल हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सके। अब अभी हमें बस ये पता चल रहा है कि दो चीज है, रिएक्ट कर रहा है, तीसरा चीज बन रहा है, ठीक है। तो जो इधर वाली चीज है जो रिएक्ट कर रही है, इन्हें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करने वाले हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखे हैं LHS में, और जो RHS में है, जो रिएक्ट करने के बाद बने हैं, नए नए, पहले नहीं थे, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है, ठीक है। तो इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है और वाटर प्रोडक्ट है, पर इनका फिजिकल स्टेट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बगल में लिख देंगे कि ये गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है, ठीक है। अब ये इक्वेशन थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो थोड़ा और बेहतर हुआ। अगर गैस है तो ब्रैकेट में स्मॉल g या अपवर्ड एरो का यूज करते हैं, ये अपवर्ड एरो जनरली प्रोडक्ट में यूज करते हैं। लिक्विड है तो सिंपली L, सॉलिड है तो S, अगर सॉल्यूशन है, राइट, अगर सॉल्यूशन है और वो भी पानी में है तो हम लोग लिखते हैं AQ। AQ का मतलब एक्वस, कहने का मतलब पानी में उस चीज का सोल्यूशन बना हुआ है, सिर्फ पानी में, किसी भी चीज में नहीं, ठीक है, इसमें नहीं, सिर्फ पानी में, राइट। इसका मतलब समझा ना, वही जो बिहार में बंद है, ठीक है। और अगर प्रेसिपिटेट बना हो तो या तो PPT लिख दो शॉर्ट में, या डाउनवर्ड एरो दे दो, वो भी चलेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन अभी भी कंप्लीट नहीं है। अब इसे कंप्लीट करने के लिए हम लोग करेंगे इसका बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मास सेम चाहिए होता है। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बोलता है कि भाई मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम नया मास बना नहीं सकते और जो मास पहले से उसे खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, बात आई समझ में? तुम नया मास बना नहीं सकते हो, सोचो बना सकते हो क्या, सोच के देखो एक, राइट? एक हम तुमसे बोले कि तुम 1 किलो कुछ भी बना के दे दो मुझे, बिना किसी चीज को यूज किए, बिना मैटर को यूज किए, बनाकर दे पाओगे? नहीं ना। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको नए एटम्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए नए इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे, नए प्रोटॉन्स बनाने पड़ेंगे, जो वो तो हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो बना हुआ है उसे हम लोग खत्म भी नहीं कर सकते। जब कोई रिएक्शन हुआ कुछ नया बना, तो ऐसा थोड़ा है कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, वो तो अभी भी है, बस दूसरे एटम में चला गया है, राइट? ये एटम्स ने नए बॉन्ड्स बना लिए हैं, नया मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गया है तो वही एटम्स, वही इलेक्ट्रॉन्स, वही प्रोटॉन्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि यार जितना मास हम लोग ले रहे थे इधर, वापस हमें उतना मिलना चाहिए। जब नया मास बन नहीं रहा है और जो मास पहले था वो खत्म नहीं हो रहा है, तो जितना मास हम लोगों ने लिया मुझे वापस मिलना चाहिए ना। अभी चेक करोगे तो नहीं मिलेगा। कैसे? हाइड्रोजन गैस का मास होता है 2u, एक मॉलिक्यूल की बात करें तो, एक मोल की बात करें तो हो जाएगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास की बात करें तो होता है 32 ग्राम, 32 ग्राम। वाटर का मास होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो तुम ले कितना रहे हो, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, टोटल कितना ले रहे हो, 34 ग्राम। वाटर तुम्हें कितना मिल रहा है, 18 ग्राम। बाकी का 16 ग्राम कहाँ गए? ठीक है, अभी हम लोगों ने बोला कि मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये 16 ग्राम गया कहाँ? तो कहने का मतलब कुछ तो गलती है, या तो 16 ग्राम कहीं चला गया या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। हम लोग इस रिएक्शन को हम लोगों ने सही से लिखा ही नहीं है, सही रिएक्शन ही नहीं। ठीक है, सही रिएक्शन कब होगा, जब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर लिखेंगे 2। अब ये क्या हुआ और कैसे हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड पे और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के साइड पे बराबर हो जाए। तो पहले क्या था, पहले रिएक्शन ये था H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अगर लेफ्ट साइड में देखो तो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, और अगर राइट साइड में देखो तो 2 हाइड्रोजन एटम्स है। 2 यहां पर है और 2 यहां पर है इधर। तो जितना एटम मैंने दिया उतना मिला, परफेक्ट, वेल एंड फाइन। लेकिन अगर ऑक्सीजन देखो तो इधर 2 ऑक्सीजन एटम्स है और इधर एक ही। ये बराबर है नहीं, तो हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग इधर एक ही है, हमें चाहिए 2, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 2। ठीक है, यहां पर 2 लिख देने का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 वाटर का ही मॉलिक्यूल ले लिया। तो जब एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है तो 2 में 2 होगा, कॉमन सेंस, राइट? तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। लेकिन जैसे ही 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए यार, दोनों में 2-2 हाइड्रोजन एटम भी तो हो गया, तो टोटल हो गया हाइड्रोजन एटम्स 4। और आपने लिया कितना था, 2, तो 2 नया तो बना नहीं होगा, आपने लिया भी होगा 4 तभी मिल रहा है 4, राइट? तो हमें इधर भी 4 बनाना पड़ेगा, 2 तो ऑलरेडी है। ठीक है, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया 4। ठीक है, तो यही चीज तो मैंने लिखी है यहाँ, राइट? तो ये है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस बहुत केमिकल रिएक्शन को करना, इक्वेशन को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनफैक्ट जब भी रिएक्शन लिखो तो उसे बैलेंस कर ही दो। ये कोई बोलेगा नहीं आपको कि प्रोवाइड अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, लिखो तो बैलेंस कर ही दो, क्योंकि बिना बैलेंसिंग का जो रिएक्शन था वो सही रिएक्शन था ही नहीं। आपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लोगे तुम और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लोगे और दोनों को जोड़ के चाहोगे कि वाटर बन जाए, वो नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब ऐसा होगा ही नहीं। अगर आपको वाटर चाहिए तो कम से कम 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, कम से कम, तब जाकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि मुझे तो एक ही चाहिए, 2 का क्या करूंगा मैं? ठीक है, तो भाई मेरे एक वाटर मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल ही नहीं। ये रिएक्शन जब भी होगा इसी फॉर्म में होगा। कम से कम आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो कम से कम 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल ही जाएगा, भले तुम्हें एक ही चाहिए। ठीक है, एक नहीं मिलने वाला है, मिलेगा तो कम से कम 2 ही मिलेगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ये तुम दुनिया भर का दे दो और ये दे दो एक ही,
तो उससे दुनिया भर का वाटर नहीं बनेगा, ठीक है, वाटर उतना ही बनेगा जितना पहले बन रहा था। क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन तो एक ही है और ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ही साथ रिएक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंसिंग ऐसे ही करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करो इधर कितने एटम्स है, उधर कितने एटम्स है, और दोनों को बराबर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एक सिंपल सा रिएक्शन दे रहा हूं, कोशिश करो इसे बैलेंस करने का। ये क्या है, Al2SO4 होल 3, क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का नाम अभी बताया था कुछ देर पहले, क्या था, ब्लू विट्रियोल, ब्लू कलर का, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसे बैलेंस करो, ठीक है, कर लिया। यार एल्यूमिनियम है एक, इधर है दो, ठीक है, हमें तो दोनों साइड दो ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2। गलती से भी, भूल से भी 2 यहाँ पर नहीं लिखना है। जब भी बैलेंसिंग करोगे ये नंबर्स यहाँ पे लिखोगे कोएफिशिएंट के तरीके से, ठीक है। और एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, कॉपर इधर भी एक है उधर भी एक है, बैलेंस्ड है। सल्फेट देखो इधर 3 है, SO4 3 है ना, ये ब्रैकेट के बाहर 3 है, मतलब ये 3 सब कुछ है, तो पूरा सल्फेट 3 है। इधर सल्फेट एक ही है, तो इधर भी 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 यहाँ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 3 यहाँ लिखा, 3 कॉपर भी तो हो गया, तो अब इधर भी 3 कॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जाकर ये रिएक्शन इक्वेशन हुआ बैलेंस्ड, ठीक है। तो बैलेंसिंग यही है, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, उसे फॉलो करें हम लोग। जितना मास हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जितना मास हम लोगों ने लिया है, उतना ही मास हमें ठीक एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा, वापस मिलना चाहिए, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े, चलो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस कुछ टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, और देन डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन, जुड़ना। तो जब दो रिएक्टेंट्स जुड़कर एक प्रोडक्ट दे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तुम लो सोडियम और लो क्लोरीन गैस, दोनों को रिएक्ट करवाओ, क्या मिलेगा, सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको क्या दिखेगा कि यार मैंने लिया था एक सोडियम, एक लिया था क्लोरीन, ठीक है, मैंने ली थी दो दो चीजें और दोनों मिलके खत्म हो गया और मिला एक चीज वापस, तो पक्का दोनों जुड़ ही गया होगा ना, राइट। तो कंबाइन हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर Na और Cl2 का जो रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, NaCl। इसे बैलेंस कर ले, कैसे होगा बैलेंस, दो क्लोरीन है, इधर एक ही है तो दो कर लेते हैं, जैसे ही दो लिखा, दो सोडियम भी हो गया, तो इसको भी दो कर लेते हैं, हो गया बैलेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं H2 और O2 के रिएक्शन की, ठीक है, तो क्या बनता है, वाटर, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप रिएक्टेंट ले रहे हो दो, प्रोडक्ट मिल रहा है एक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है ना। जब रिएक्टेंट्स कंबाइन कर जाए, जुड़ जाए और एक प्रोडक्ट दे, तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसी का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, उसमें आप रिएक्टेंट एक लोगे, प्रोडक्ट एक से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। रिएक्टेंट एक लेना है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा मिलेगा। जैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं, CaCO3, कभी देखे हो कैल्शियम कार्बोनेट, कहां देखे हो, मार्बल देखा है, मार्बल, ताजमहल, यही है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे अगर हम लोग हीट कर दे, तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकेट लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड।
रिएक्टेंट लिया था एक, प्रोडक्ट मिला दो, तो डिकम्पोज हुआ ना, टूट गया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे और भी बहुत सारे रिएक्शंस है, लेड नाइट्रेट हो गया PbNO3 वो भी टूटता है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड देता है, NO2 देता है, राइट, और ऑक्सीजन गैस देता है। जब भी डिकम्पोज करवाओगे ना तो हमें हीट देना पड़ता है। ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है ना, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है हीट देना, ठीक है। हम इसे गर्म कर, तो हीट देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स टूटेगा एनर्जी को लेकर और मॉलिक्यूल टूट जाएगा, तो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मोस्टली एंडोथर्मिक ही होते हैं, मतलब हीट हमें ही प्रोवाइड करना होता है बाहर से, ठीक है। दैट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका उल्टा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, दोनों में हो भी एक ही चीज रहा है, बस एक में एक ही जगह पर डिस्प्लेसमेंट होगा और एक में दो जगहों पर होगा, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज तो पता ही है मेटल्स की, जो मेटल ऊपर होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ब्लू विट्रियोल और आयरन के का रिएक्शन बताया, ग्रीन विट्रियोल बन गया था, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही था, CuSO4 प्लस Fe। Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा। उसके सॉल्ट, ये उसका सॉल्ट ही है ना, तो उससे उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद चला गया उसके जगह पे, और कॉपर अलग हो जाएगा। तुम कोई सा भी हाइयर रिएक्टिव मेटल ले लो और एक लोअर रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट ले लो, तो ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। मान लो जिंक है, जिंक का रिएक्शन करवा दिया FeSO4 के साथ, यही ग्रीन विट्रियोल के साथ, तो जिंक आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक आयरन को मार के भगा देगा और वहां पर खुद जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, मतलब जिंक का सल्फेट ले लूं और उसको आयरन से रिएक्ट करवाऊं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन तो कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाए, राइट। अब यार ग्रेट खली बैठा हुआ है, तो मान लो किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है, मुझे वो कुर्सी पसंद आ गई, मैं जाके बोलूंगा कि आप हट जाइए, तो नहीं हटेंगे, राइट। लेकिन अगर मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, वो आके मेरे को बोलेगा भी, उसे तो मुझ पर गुस्सा आने की भी जरूरत नहीं है, वो बस ऐसा आकर आंख दिखाएगा, बोलेगा, मैं खिसक लूंगा, राइट। तो वही बात है, जो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को आराम से डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन इसका रिवर्स नहीं होने वाला, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे कि सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सॉल्ट लिया था और एक मेटल लिया था। इस बार क्या करेंगे, एक सॉल्ट लेंगे और दूसरा भी सॉल्ट ही ले लेंगे, ठीक है। और उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक दूसरे के इसका वाला मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगा और इसका वाला मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगा, दो जगह हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बताया ही था, बैरियम सल्फेट का जो फॉर्मेशन हुआ था बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 से, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ था ना। तो क्या था रिएक्शन, बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, क्या बन रहा था, बैरियम सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का फ्लेकी प्रेसिपिटेट था, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, BaSO4 व्हाइट फ्लेकी प्रेसिपिटेट। तो क्या दिख रहा है हमें कि ये जो सोडियम है ये बैरियम की जगह पे चला गया है और जो बैरियम है वो सोडियम की जगह पे आ गया है, तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारी बेसिक चीजें तुम्हें पहले से ही पता है। अगर नहीं पता है तो पहले के वीडियोस देखो जाकर, ठीक है। ये मत सोचना कि आधे घंटे में चीजें समझ में आ जाएंगी या 1 घंटे में समझ में आ जाएंगी, ऐसे चीजें बेहतर से अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती, ठीक है। तो एक बार, सिर्फ एक बार ही मेरे भाई अच्छे से जाकर देख लो, राइट, सारे वीडियोस डिटेल में देख लो, उसके बाद ये देख लेना ना, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नोट करने की इच्छा करे तो बेहिचक नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
एक क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये तो कुल मिला के बता ही दिया, राइट। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट का रिलीज, ठीक है, और एंडोथर्मिक का मतलब हीट इज गिवन, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से हीट दिया जा रहा है रिएक्शन में, जबकि इसमें हीट रिलीजेज आउटसाइड, इसमें हीट बाहर निकल रहा है, राइट। इसमें कौन कौन से रिएक्शंस आ जाएंगे, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आ जाएंगे, एसिड बेस का रिएक्शन हो गया, सारे के सारे ऐसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक ही होते हैं। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो फॉर्मेशन था, मैग्नीशियम का बर्निंग वाला, वो भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वो जल रहा है तो बहुत सारा लाइट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, तुम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को बोल सकते हो, क्योंकि उसमें बॉन्ड्स टूट रहा है ना, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आर के, और ऊपर में सब सुपरस्क्रिप्ट में स्मॉल एन अंडरलाइन, ठीक है। दिस इज रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन, हीट दे ही रहे, टेम्परेचर बढ़ाकर दे रहे, तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल बताया ही, उसे जब हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में सब कुछ एनर्जी के ही बारे में, ठीक है। हर एटम का एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि मैं अपना एनर्जी लेवल सबसे कम कर दूं, एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। देखते हो कोई बच्चा जिसके पास एनर्जी खूब है, उछलता उछलता रहता है, परेशान करते रहता है, ठीक है। तुम लोग में से भी कोई ना कोई रहे ही होगे शायद, या शायद अभी भी होगे, क्या पता। और कोई बच्चा जिसके पास एनर्जी कम है, वो शांति से बैठा रहता है, राइट, ना किसी को परेशान करता है, ना खुद परेशान होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब एनर्जी ज्यादा होती है तो हम लोग उछलना पुछलना ज्यादा करते हैं। सेम चीज एटम्स के भी साथ है, उनके पास जब तक एनर्जी रहेगी भरी पड़ी, वो अनस्टेबल रहेंगे, एनर्जी मिल और एनर्जी नहीं रहेगी तो स्टेबल हो जाएगी। तो केमिस्ट्री में पूरा यही हो रहा है। तो होता क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो ज्यादा स्टेबल होगा तभी बनेगा, तो अपना एनर्जी लेवल कम करने की कोशिश करता है। अब ये हमेशा हो पाता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहती है। तो रिएक्शन जब होता है तो कई बॉन्ड्स टूटते हैं और कई बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो बॉन्ड्स का टूटना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, सॉरी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हमें हीट देना पड़ता है, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं ना, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। और जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। मान लो कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी हम लोगों ने दी, वही बॉन्ड अगर दोबारा बनेगा तो उतनी एनर्जी मुझे वापस भी तो मिलनी चाहिए, राइट। क्योंकि बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी, बढ़ी, तो एनर्जी लेवल कम होगा, जितना एनर्जी कम होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बॉन्ड्स का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड्स का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो मान लिया जाए कि एक रिएक्शन हुआ जिसमें टोटल लेट्स से 5 बॉन्ड टूटे और 10 बॉन्ड्स बने, तो ज्यादा बॉन्ड्स बने ना, यानी कि जितनी एनर्जी खर्च हुई उससे कहीं ज्यादा एनर्जी मिल गई, तो ये जो 5 बॉन्ड के बराबर का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही हीट रिलीज हुई होगी, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी रिएक्शन में उल्टा है, 10 बॉन्ड्स टूटे और बने 5 ही बॉन्ड्स, तो टोटल एनर्जी जितनी गई वो ज्यादा हो गई मिली हुई एनर्जी से। ओवरऑल हमें क्या दिखेगा कि इतना एनर्जी इन्वेस्ट हो गया, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल है वो प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से ज्यादा होता है। फिर से क्या बोल रहा हूं, रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है, तभी तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल गया होगा, राइट, और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम हो गया हो। एंडोथर्मिक में उल्टा है, उसमें हीट दे रहे हो तो रिएक्टेंट के पास हीट ऐड हो रहा है, तो रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल कम होगा और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। दैट इज योर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस या रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें
दोनों मतलब जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, इनमें से कुछ भी ना हो और वो आइसोथर्मिक हो जाए। आइसोथर्मिक का मतलब जितना हीट आपने दिया उतना ही वापस मिल गया, या बेसिकली नो गेन नो लॉस वाला सिचुएशन है, राइट। ना हीट आपको देना पड़ा या और ना ही रिलीज हुआ, तो उससे हम लोग आइसोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ऐसा रेयरली देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो हीट लॉस या गेन हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है कि अब कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नंबर 2 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ऑक्सीजन की जगह पर अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन कोई सा भी ऐड हो, उसे भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नंबर 3 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन था और वो रिमूव हो गए तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। नंबर 4 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, बाहर निकले, ठीक है, तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। नंबर 5 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीडेशन नंबर एक कॉन्सेप्ट है, बताता हूं। उसके वैल्यू में अगर इंक्रीज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। याद तो हुआ नहीं होगा, चल देखते हैं। पहला क्या था, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 3 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो समझते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मेटल्स जनरली क्या, सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए। जब इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, ठीक है, एटम के पास। तो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इनके एडिशन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, ऑक्सीजन। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, नाइट्रोजन। फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑक्सीजन जो कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, राइट, इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, राइट। तो रिमेंबर दिस थिंग। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हैं, फाइनली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये पांचों डेफिनेशन है। अगर मान लो कि क्लास 10th में अभी हो, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाए, तो आप सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बताएंगे, उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे, उसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे, ठीक है। बाकी डेफिनेशंस अगर आपकी इच्छा हो तो बताओ, अदरवाइज मत बताओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 10th के बाद तो आपको ये जानना ही जानना है, ठीक है, आपको पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। इन पांचों में जो सबसे ज्यादा वैलिड है, जिसमें कोई डाउट नहीं उठेगा, वो होता है ये वाला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि ये मैथमेटिकली हम लोग डिराइव करते हैं, तो एकदम क्लियर कट पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं बचता है। तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन से और बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, दो सोडियम है इधर RHS में, तो इधर भी दो कर लेते हैं, इधर एक ऑक्सीजन है, सॉरी पहले इधर दो ऑक्सीजन कर दो भाई, क्योंकि इधर दो है, सोडियम 4 हो गया, तो यहाँ पे भी सोडियम 4 कर लेते हैं। नाउ इट्स बैलेंस्ड, ठीक है। तो
ये जो रिएक्शन है इसमें देखो सोडियम का में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मान लिया कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन ही है। मान लिया कि सोडियम के साथ क्लोरीन गैस का एडिशन हो रहा है, NaCl बन रहा है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सोडियम के साथ ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मान लो कि किसी के पास हाइड्रोजन था, रिमूव हो गए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल में, मान लिया कि H2O ही था, इसे हम लोग तोड़कर हम लोगों ने निकाल दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O में से हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुम इसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो इसमें हुआ क्या होगा, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्लोरीन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सोडियम का ऐसे भी एटॉमिक नंबर 11 है, उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपना आउटर मोस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्लोरीन अपना ऑक्टेट को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और वो इलेक्ट्रॉन हवा में तो टंगा हुआ रहेगा नहीं, ठीक है, कहीं से तो आया ही होगा, राइट। वो कहां से आ रहा है, यहाँ इस रिएक्शन में वो चीज सोडियम से ही आ रहा है। सोडियम जब डोनेट कर रहा है तो किसी को तो डोनेट करेगा ही ना भाई, फेंक के थोड़े चला जाएगा कि जाओ जिसको मन होगा ले लेना, ये तो कर नहीं सकता, राइट। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो उसको क्लोरीन का एक एटम एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो सोडियम से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, राइट। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो उसको हम लोग उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो वीडियो है मेरा इस सीरीज का रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिटेल में समझाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, वो सब कुछ बताया हुआ है। प्लीज वॉच दैट वीडियो। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसे 5 मिनट में समझाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर अब हम लोग रिडक्शन की बात करें तो इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उस ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उधर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उधर है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इधर हो जाएगा, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। उधर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो इधर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उधर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो इधर इंक्रीज इन रिडक्शन नंबर होगा। नहीं, रिडक्शन नंबर नाम का कोई चीज नहीं होता है भाई, जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका इधर इंक्रीज हो रहा है तो इधर इसका डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जब एक रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है ना तो दूसरा वाला पक्का रिड्यूस हो रहा हो। अगर इस रिएक्शन को देखें, Na+Cl2 gives NaCl, तो हमें क्या दिखा था कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्यों, क्योंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और सोडियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। सारे डेफिनेशन यही बता रहे हैं कि इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो क्लोरीन का रिडक्शन ही हो रहा होगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे,
देखो क्लोरीन में सोडियम ऐड हो रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन, ठीक है। फिर जो जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा उसे क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया होगा, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन रिडक्शन, ठीक है। फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मान लिया कि सोडियम ऑक्साइड है या कोई सा भी कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है, अगर वो निकल गया ऑक्सीजन तो अगेन हुआ है रिडक्शन, ठीक है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी में भी हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाएगा, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। ध्यान रहे कि इस रिएक्शन में, एक्चुअली सारे रिएक्शंस में इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और ये आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं। जब क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है तो उसको रिड्यूस कर कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर कौन रहा है, सोडियम, ये भी तो बोल सकते हैं। तो जो सोडियम है ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज और एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। और सिमिलरली जो क्लोरीन है वो खुद हो रहा है रिड्यूस और एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्लियर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इतनी ही बातें थी। फिर एक बात और छोटी सी कि किसी भी रिएक्शन में जब दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, जो कि होता ही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेडॉक्स, रेड ऑक्स, लाल बैल, भाई RED फॉर ये चीज रिडक्शन और OX फॉर ये चीज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में दोनों होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कोरोजन एंड रैंसिडिटी एंड प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल का, या फॉर कंप्लीट सेंस हम लोग किसी भी मटेरियल का बोल सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का जो सरफेस है, सरफेस पर, अंदर से नहीं बाहर से, सरफेस से, उसके मटेरियल का अगर कोरोजन हो, मतलब डिग्रेडेशन हो, उसके कोरोजन, उसके लेयर्स उखड़े, टूटे या डिग्रेड हो, खराब हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। मोस्टली ये ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, और डिग्रेड हो सकता है, तो वो कोरोजन है। हो सकता है एसिड के कारण कोरोजन हो, ठीक है, एसिड रेन हो रहा है तो ताजमहल पे खतरा बना हुआ है, राइट, क्यों, क्योंकि उसका कोरोजन हो रहा है, एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है उसके कैल्शियम कार्बोनेट से और कुछ और ही बना दे रहा है, कैल्शियम सल्फेट बना दे रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो खत्म हो रहा है लेयर वाइज, राइट, तो उसका कोरोजन हो रहा है। इस कोरोजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रस्ट, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में जंग लगना बोलते हैं। रस्ट एक स्पेशल केस ऑफ कोरोजन है। देखो कोरोजन एक ओवरऑल सिनेरियो है जिसमें कि मटेरियल्स का सरफेस पर डिग्रेडेशन होगा, उसका एक एग्जांपल है रस्ट, ठीक है। रस्ट में क्या होता है कि आयरन का कोरोजन होता है जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन गैस और नहीं एंड मॉइस्चर से, मॉइस्चर होना भी जरूरी है, ठीक है, और बनाता है रस्ट, ठीक है। होता क्या है कि जो आयरन है Fe, ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और बनाता है FeO या बनाता है Fe2O3, ठीक है, ये दो चीज बनाता है। और ये ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ये FeO जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं इनके साथ,
ठीक है। ये क्या है, ये है आपका फेरस ऑक्साइड, और ये क्या है, ये है फेरिक ऑक्साइड। अब ये दोनों क्या है, फेरस और फेरिक। भाई ये बना है Fe2+ आयन से और ये बना है Fe3+ आयन से। तो Fe2+ आयन का नाम होता है फेरस और Fe3+ का नाम होता है फेरिक। तो इसीलिए इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड और इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये NH2O क्या है, इनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए। N क्यों? क्योंकि इनका नंबर फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी का मतलब 1-2 हजार नहीं होगा, होंगे कम ही, लेकिन किसी के साथ एक ही हो सकता है जुड़ा हुआ वो, किसी के साथ 2 हो सकता है, किसी के साथ 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। राइट, तो ये जो चीज है ना FeO.NH2 और Fe2O3.NH2O, इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको Fe3O4 दिख सकता है लिखा हुआ, Fe3O4.10NH2O, तो ये कुछ नहीं है, ये बस FeO और Fe2O3 का सम है। जब दोनों साथ में मिलते हैं तो उसे हम लोग लिखने के लिए Fe3O4 लिख देते हैं। वैसे ये तरीका कंप्लीटली सही नहीं है, बट काफी कॉमन यूज में है, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी रस्टी, ठीक है। अभी लेकिन मैंने बोला था कुछ देर पहले कि जो आयरन है वो वाटर से, कोल्ड वाटर से या इनफैक्ट हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता है। तो फिर यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो बहुत स्टीम के तो बराबर है नहीं, क्लियरली नहीं है, तो कैसे कर रहा है? इसका जवाब है कि जब मैंने बोला था या कि रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम रिएक्ट ही नहीं करता है। रिएक्शन होगा लेकिन उसका रेट बहुत स्लो होगा, इसीलिए जो रस्टिंग है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं जंग लगने में, ठीक है। कौन सा लोहे का कुछ सामान निकाला, तो रात में सोए तो सब ठीक था, सवेरे जगे तो जंग लगकर बर्बाद हो चुका था, ऐसा तो होता नहीं, राइट, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो रस्ट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, राइट। अगर हमें इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो रस्टिंग है या जो कोरोजन है, इससे हमें इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, मटेरियल्स बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो हर साल दुनिया भर में सोचो कितना आयरन बर्बाद होता होगा रस्ट के कारण, राइट। तो हमें इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, तो हम लोग इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग इसे बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम लोग पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से क्या होगा, मटेरियल्स का जो आउटर मोस्ट सरफेस है, जो बाहर का सरफेस है, वो रिएक्ट करने से बच जाएगा, ठीक है, कोरोड होने से बच जाएगा या रस्ट होने से बच जाएगा। इसके बाद गैल्वेनाइज कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू, तो वो गैल्वेनाइजेशन होता है। इसके अलावा हम लोग अलोइंग कर सकते हैं, अलोय बना सकते हैं। अलोय का कोरोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मेटल्स के मुकाबले, राइट। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जो जो कि आप अपना सकते हो। अब से जब हमें ये काम असली में करना होता है तो हमें कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कि जो सबसे सस्ता और सबसे प्रॉफिटेबल मटेरियल रहे हम लोग उसका कोटिंग करते हैं या उससे पेंट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको गोल्ड या प्लैटिनम का तो कोटिंग मिलेगा नहीं नॉर्मल चीजों पर, ठीक है। क्रोमियम का मिल सकता है, एल्यूमिनियम का मिल सकता है, क्योंकि ये सब सस्ते भी है और काम भी चला लेते हैं, ठीक है, कोरोजन या रस्ट से बचा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रैंसिडिटी, ये क्या है? रैंसिडिटी हम लोग बोलते हैं स्पॉइलिंग ऑफ फूड को ड्यू टू ऑक्सीडेशन, राइट, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जो खाना है वो रखे रखे बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स वगैरह है ना, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह उसे ऑक्सीडाइज करने लगते हैं, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। इसके वजह से उससे स्मेल वगैरह आता है, राइट, फाउल स्मेल, बैड स्मेल। तो रैंसिडिटी भी अच्छी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि खाना बर्बाद हो रहा है, ठीक है, प्लस उससे स्मेल भी आ रहा है, खाने पर हो सकता है कि उससे फूड पॉइजनिंग हो जाए, राइट। तो ये चीजें एकदम सही नहीं है। तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे? हम लोग कुछ सिंपल सिंपल तरीके अपना सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं फूड को, इससे लंबे समय तक टिकेगा फूड, राइट, कम से कम पहले से तो ज्यादा ही समय तक सेफ रहेगा, बर्बादी कम होगी, क्योंकि लेस टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उतने अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं और रिएक्शन भी बहुत स्लोअर होता है, ठीक है, उसका रेट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जनरली हाइयर टेम्परेचर पे रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है, राइट। इसके बाद कभी कुछ फूड को तुम हीट भी कर सकते हो, जैसे दूध को गर्म करते हैं, पानी को उबालते हैं, ठीक है, उससे
अब पानी तो फूड नहीं है, पानी का रैंसिडिटी नहीं होगा, लेकिन मिल्क वगैरह को हम लोग बॉईल करते हैं ना, मिल्क के लिए पास्चराइजेशन भी करते हैं, राइट, कि उसे गर्म किया और फिर तुरंत ठंडा भी कर देते हैं, तो वो पास्चराइजेशन होता है, राइट। इसके अलावा पिकलिंग कर सकते हैं हम लोग, अचार बना सकते हैं। अचार बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले सुखाते हैं, सुखाने से क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है फूड, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम होता है। फिर उसमें सॉल्ट वगैरह ज्यादा ऐड करते हैं, सॉल्ट वगैरह के एक्शन से माइक्रोब्स वगैरह ज्यादा ग्रो नहीं करते, तो ये भी एक तरीका है। फिर एयर टाइट पैकिंग कर सकते हैं, मतलब जिस कंटेनर में आपने फूड रखा है, राइट, वो एकदम एयर टाइट हो, अंदर से ना एयर बाहर जाए और बाहर से अंदर भी नहीं है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो। इसके अलावा जो जनरली जो पैक्ड फूड्स होते हैं, कुरकुरे चिप्स ये सब, वो सब के अंदर एक गैस भरा होता है ना, इतना बड़ा पैकेट में इतना सा निकलता है, राइट, तो वो गैस नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन ही क्यों, दूसरा गैस क्यों नहीं, या सिंपली एयर ही क्यों नहीं, क्योंकि अगर एयर रहेगा तो फिर कुछ ना कुछ स्पॉइलिंग तो वो करवा ही देगा, वो भी ना हो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, रिएक्ट बहुत कम करेगा, तो रैंसिडिटी नहीं करवाएगा। दूसरा फायदा ये भी होता है कि वो कुशन प्रोवाइड करता है, मतलब वो चूर ना हो जाए, अंदर रखा हुआ सामान टूट ना जाए, इससे भी प्रिवेंट करता है, तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा हम लोग कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स हों जो कि फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करें, या जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो ये स्पॉइलिंग करवा रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, इससे ऐसे तो इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट कम है, बट इसके पहले जो सारी चीजें बताई वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में बहुत सारे टर्म्स आपको अगर शायद नहीं भी समझ में आए होंगे, आई रिक्वेस्ट कि गो एंड वॉच द फुल वीडियो इन डिटेल, उससे वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद ये देखो तब एकदम जल्दी जल्दी समझ में आए, राइट। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर, एवरीथिंग इज डन, द होल चैप्टर इज डन। आई रियली विश कि सब कुछ समझ में आ गया हो। ठीक है, एक बार चैप्टर रिवाइज मारो, और हम लोग अब अगले वीडियो में इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही करना है, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे चीजें उतनी बेहतर समझ में आएंगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो ऑलरेडी हैज बीन टू लॉन्ग फॉर यू पीपल, राइट। आप लोग को ऐसे भी शॉर्ट्स देखने में मजा आता है, तो इतना लंबा वीडियो तो मुश्किल ही रह गया होगा, राइट। नो प्रॉब्लम, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये सब काम कर देना, राइट, और नहीं पसंद आया हो तो मत करना, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, राइट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अस योर टाइम, लेट्स मीट बैक, थैंक यू।